नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। प्रोग्राम की शुरुआत में आपको ये गुजारिश करना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे प्लीज कर लें। आज की हमारी स्टोरी लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरीके से रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जो किसानों ने रिलायंस जियो टावर्स को नष्ट करा था अभी हाल में, उसको लेकर आज रिलायंस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। क्या कुछ कहा है उन्होंने याचिका में, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी खबर है किस तरीके से कोवैक्सीन और कोविशील्ड को जिस तरीके से इमरजेंसी ऑथराइज्ड अप्रूवल मिला है, उसको लेकर कई वैक्सीन साइंटिस्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि बिना फेज 3 ट्रायल के डेटा आए बगैर इतनी जल्दबाजी में ये फैसला क्यों लिया गया। और तीसरी खबर है आज रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस में इनकम टैक्स और ईडी के ऑफिशियल्स ने उनके बयान को रिकॉर्ड किया है। क्या है ये पूरा मामला और क्या है इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। चलिए अब बात करते हैं जो पूरा किसान आंदोलन का जो गुस्सा है, ऐसा लग रहा है कि वो रिलायंस जियो इन्फोकॉम के ऊपर ही सारा जो गुस्सा है वो उनका उमड़ पड़ा है। आपने हाल में देखा था कि किस तरीके से पंजाब में कुल मिलाकर 9000 रिलायंस जियो इन्फोकॉम के टावर्स हैं और 1600 से ज्यादा टावर्स को किसानों ने नष्ट कर दिया। उन्होंने हाल में किस तरीके से रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया, साथ में जो रिलायंस के रिटेल आउटलेट्स हैं और उनके पेट्रोल पंप्स हैं उसके सामने धरना प्रदर्शन किया। तो इससे रिलायंस को काफी नुकसान पहुंचा है। और अब आज हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में रिलायंस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक याचिका दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसानों को ये डर है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में या कॉर्पोरेट फार्मिंग के बहकावे में आ रहे हैं, तो उन्होंने आज रिलायंस ने अपनी तरफ से इस चीज को क्लियर किया है कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उन्होंने कोई एमओयू साइन नहीं किया है, ना ही उन्होंने कोई कृषि जमीन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि कोई भी किसान से वो डायरेक्ट खरीदी नहीं करते। यहां तक कि उन्होंने सप्लायर्स जो बीच में आते हैं उन सप्लायर्स को बोला है कि आप एमएसपी पर ही खरीद करिए। साथ में रिलायंस का गुस्सा जो उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी हैं जैसे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, उन पर भी था। उन्होंने कहा कि जो उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी हैं वो किसानों को बहका रहे हैं। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा है कि ये सारी झूठी खबरें हैं। तो रिलायंस का ये कहना कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, वो किसी कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर जो खबरें आ रही थी हाल में कि जो किसानों को डर है कि जो रिलायंस और अदानीज वो सारी जो कॉर्पोरेट लॉबी है उन किसानों पर हावी हो जाएगी, तो आज इस चीज को क्लैरिफाई किया है मुकेश अंबानी ने। रिलायंस इन्फोकॉम जो जियो टावर्स का जो पूरा मामला था, आपने देखा था हाल में किस तरीके से किसानों ने उन जियो टावर्स की जो बिजली की सप्लाई थी वो काट दी थी और तोड़ फोड़ भी किया बहुत सारे टावर्स का। तो उसी को लेकर ये याचिका दायर हुई थी, जिसमें याचिका में उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग का उन्होंने कुछ साइन अभी नहीं किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि किसानों से उनकी डायरेक्ट उनका कोई संबंध नहीं है, वो सप्लायर्स के थ्रू जाते हैं और सप्लायर्स को ये बोला है कि वो एमएसपी पर ही खरीद करें। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो किसान है उनका रिलायंस बहुत ज्यादा सम्मान करती है क्योंकि किसान अन्नदाता है और लगभग जो 1.3 बिलियन जो लोगों की पॉपुलेशन है उसको जो अन्नदाता है उनको फीड करता है। तो एक तरीके से रिलायंस ने आज अपना क्लैरिफिकेशन दिया है और जाहिर सी बात है क्योंकि रिलायंस का जहां तक बिजनेस है उनको काफी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि अमरिंदर सिंह ने भी गुजारिश की थी किसानों से कि इस तरीके के जो वैंडलिज्म है टावर्स को लेकर वो ना करें, लेकिन किसानों ने इनकी बात नहीं मानी। लेकिन जो पूरा किसानों का गुस्सा है, किसानों की बातचीत अभी चल रही है, क्या हल उसमें से निकलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन रिलायंस का ये कहना कि उन्होंने कोई अभी कृषि जमीन नहीं खरीदी है और साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात कही है कि रिलायंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेगी, तो वो अपने आप में एक बड़ा कदम है। लेकिन क्या किसान इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा कृषि आंदोलन है ये किस ओर जा रहा है, क्योंकि एक ही डर है किसानों को कि जो पूरी कॉर्पोरेट लॉबी है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसानों
के ऊपर ना हावी हो। इसी को लेकर रिलायंस और अदानीज की ओर से किसानों के मन में काफी गुस्सा था। तो देखना होगा कि किस ओर ये पूरा आंदोलन अब जाता है। लेकिन फिलहाल रिलायंस को एक बड़ा झटका है। अब उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। अब कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है वो देखने वाली बात होगी। आइए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। आइए बात करते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, जो कोरोना वैक्सीन हैं जिनको कल इमरजेंसी ऑथराइज्ड अप्रूवल दिया है ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद काफी ट्विटर पर इसको लेकर हंगामा मचा है, और सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि जो वैक्सीन साइंटिस्ट हैं उन्होंने बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। फॉर एग्जांपल जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर की जो डॉक्टर है डॉक्टर गगनदीप कांग, उन्होंने बहुत सारे सवाल इस कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जिस तरीके से अप्रूवल्स मिले हैं उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो पूरी फास्ट ट्रैकिंग हुई है और खासकर जिस तरीके से ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन को अप्रूवल्स दिए हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि कोई भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिलता जब तक कि उसका फेज 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल डेटा है वो सामने नहीं आ जाता। उन्होंने कहा है कि कभी भी कोई फेज 3, फेज 2, फेज 3 के जो ट्रायल्स का जो डेटा होता है वो पीयर रिव्यू के लिए डाला जाता है ताकि साइंटिस्ट अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस दे, उसके डेटा को स्टडी कर सके। तो डॉक्टर गगनदीप कांग का कहना है कि जो जीवी सोमानी है ड्रग कंट्रोलर, उनकी अगर आप लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि ये क्रिएटिव राइटिंग है, किसी कानून पर आधारित ये एक तरीके का जो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस जिस तरीके से होना चाहिए था वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। साथ में डॉक्टर गगनदीप कांग ने एक चीज और कही है कि वैक्सीन और ड्रग्स यानी कि दवा में बहुत फर्क है। वैक्सीन एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि लोग बीमार नहीं भी होते, एक प्रिवेंटिव थेरेपी है जिसके जरिए वैक्सीन को लगाया जाता है। इस वजह से ड्रग्स के केस में आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन के केस में अगर ये साइंटिफिक डेटा आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच डॉक्टर गगनदीप कांग हैज रेज्ड इन हर इंटरव्यू टू वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में फास्ट ट्रैकिंग की गई है जो प्रोसेस है, क्योंकि ज्यादातर जब ड्रग कंट्रोलर जब किसी भी वैक्सीन को या ड्रग को इमरजेंसी ऑथराइज्ड अप्रूवल देते हैं तो वो जो पूरा डेटा है उसकी समीक्षा की जाती है। यहाँ पर किसी भी डेटा की समीक्षा नहीं की गई है और इन द एब्सेंस ऑफ एग्जामिनिंग ऑल द डेटा आपने इमरजेंसी ऑथराइज्ड अप्रूवल दे दिया। उसकी फास्ट ट्रैकिंग कैसे हुई, कब हुई, उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, ये सारी चीजें डॉक्टर गगनदीप कांग ने अपने सवालों में उठाई हैं। इसको लेकर काफी बड़ा राजनीतिक हंगामा भी हो गया। कल रात में हमने देखा कि किस तरीके से ट्विटर पर इसको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने शोर मचाया। आनंद शर्मा, जयराम रमेश और शशि थरूर जैसे जो लीडर्स हैं उन्होंने बड़े बड़े सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी ये सवाल खड़ा किया कि आप थर्ड फेज ट्रायल का डेटा बिना आए आप कैसे इमरजेंसी अप्रूवल दे सकते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर गगनदीप कांग ने कही कि हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम चाइना एंड रशिया, क्योंकि जब चाइना एंड रशिया में जब इमरजेंसी ऑथराइज्ड अप्रूवल मिला था तो वहां पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे कि जो सारे प्रोसेसेस हैं, जो पूरी प्रक्रिया है उसको सर्कमवेंट किया गया है, यानी कि हमने रूल्स नहीं फॉलो किए, प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए, तो हम चाइना और रशिया से डिफरेंट नहीं है। ये सारे सवाल डॉक्टर गगनदीप कांग ने खड़े किए हैं। और डॉक्टर गगनदीप कांग के अलावा भी जो इंडिया एक्शन ड्रग नेटवर्क है उन्होंने भी अपने पिटीशन में कहा है कि जिस तरीके से हम वैक्सीन के ट्रायल्स को देखते हैं, वैक्सीन का जो पूरा नजरिया है वो जिस तरीके से फास्ट ट्रैकिंग की गई है, वो वैक्सीन का जो पूरा नजरिया है वो ऐसा लगता है कि भारत में बदल गया है। अब ये सारी बातें तो साइंटिफिक बेसिस को लेकर है कि हमने साइंटिफिकली जो डेटा हमें आना चाहिए, जिसकी समीक्षा होनी चाहिए, वो नहीं की। फेज 2 और फेज 3 का जो डेटा होता है वो सामने अभी नहीं आया है और इस डेटा के एब्सेंस में आप कैसे इमरजेंसी ऑथराइज्ड अप्रूवल्स दे सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर वैक्सीन हेजिटेंसी कितनी बढ़ जाएगी देश में,
ये सारी जो खबरें हैं और जो एक्सपर्ट ओपिनियंस है एक ऐसे समय में आ रहे हैं जब बिल्कुल हम कगार पर है कि हमारा जो टीकाकरण का अभियान है वो किसी भी समय अब शुरू हो सकता है। तो ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है, और बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर ट्विटर पर भी लिखा कि मैं टीकाकरण अपना क्यों करवाऊंगा। अगर लोगों के मन में जरा सी भी वहम है कि वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर कि वो कितनी एफिशिएंट वैक्सीन है, वो वैक्सीन आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, तो सबसे बड़े सवाल जो सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर खड़े हैं, वो सेफ्टी और एफिकेसी के आंसर्स हमें ये ड्रग कंट्रोलर ने जिस तरीके से फास्ट ट्रैक करके और जो ऑथराइज्ड अप्रूवल्स दिए हैं, इमरजेंसी ऑथराइज्ड अप्रूवल्स, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय बैठ गया है। अब आप किसकी बात मानेंगे? इन साइंटिस्ट की, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है जिसने ऑथराइज्ड अप्रूवल्स दिए हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो एक्सपर्ट पैनल है वो एक्सपर्ट पैनल को हरी झंडी देने वाला ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है, और ड्रग कंट्रोलर ऑफिस का काम है, उसकी ड्यूटीज हैं ये कि वो किसी भी तरीके से जो डेटा है उसको शेयर करे, उसका पीयर रिव्यू हो। लेकिन ये सारी चीजें भारत के वैक्सीन लैंडस्केप से बिल्कुल गायब है। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए भी तैयार हैं तो ये 100% गारंटी नहीं है कि जो वैक्सीन आप लगवाएंगे वो हर इंडिविजुअल को उसी तरह से सूट करेगी। आज 60 साल का एक मनुष्य वैक्सीन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा और 2 साल का जो बच्चा है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा। और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है उसको लेकर है, क्योंकि जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, अभी भी रिसर्चर्स ये कह रही है कि हमें नहीं पता है कि ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है या ये वैक्सीन जो उपलब्ध होगी लोगों के लिए वो कितनी एफिकेशियस होगी, कितनी एफिशिएंट होगी। क्योंकि अगर यूके के एक्सपर्ट्स की हम माने तो उनका यही कहना है कि जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है वो बच्चों में इस समय ज्यादा पाया जा रहा है, यानी कि बच्चे इसमें ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो स्टडी, जो एक इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये सारी बातें कही हैं और सारे प्रश्न उठाए हैं, ये अपने आप में गौर करने वाली सवाल है। अब आज इस पर सरकार अपने आप को कैसे साबित करती है कि वो सही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी से बढ़ेगी, लोगों को शक पैदा होगा, तो वो हो सकता है कि वैक्सीन ना लगवाएं। और दूसरी जो बात है विश्वसनीयता की, पारदर्शिता की, आज उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए भारत ने कितना कमाल कर दिया कि इतनी बड़ी वैक्सीन हम लेकर आए। तो वैक्सीन के नाम पर जो सरकार ये राष्ट्रवाद का मुद्दा खड़ा कर रही है वो अपने आप में थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि साइंस के, जहां तक विज्ञान का सवाल है, अगर वैक्सीन है, ड्रग्स है, उसके केस में अगर साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है तो आगे बढ़ने में भी लोग इस पर भरोसा कैसे करेंगे, वो एक बड़ा सवाल अपने आप में है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा की। जी हाँ, प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जिनके खिलाफ बहुत सारी छानबीन चल रही थी, उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और उन्हें पूछताछ के लिए इनकम टैक्स और ईडी ने उन्हें बुलाया था, लेकिन कोरोना के टाइम में वो नहीं पहुंच पाए। जिसके बाद आज इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग आज उनके ऑफिस पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा के, और उनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, बयान रिकॉर्ड किया, जो अपने आप में मीडिया में आज एक बड़ी खबर था कि आज रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया गया। अब ये मामला क्या था? ये एक मामला था जो लगभग 1.9 मिलियन पाउंड्स की उनकी एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने इंग्लैंड में खरीदी थी, यानी कि ब्रिटेन में खरीदा था, और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने गलत तरीके से वो विदेश में पैसे ले गए, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। तो ये पूरा मामला एक छानबीन का विषय बना रहा, और हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने एक ही स्टैंड इसमें मेंटेन किया कि उन्होंने कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जिसको लेकर हाल में हमने देखा था कि राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा की जांच होनी चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह है उनके बेटे जय शाह से भी पूछताछ होना चाहिए। तो यानी कि इतने सालों में हम बार बार देख रहे थे कि जिस तरीके से केंद्र सरकार, खासकर बीजेपी, गांधी परिवार के
एक तरीके से एक एजेंडा बेस्ड जो एक विच हंटिंग होती है, उस तरीके की एक विच हंटिंग हो रही थी, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ये बार बार कह रही थी कि वो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट लोग हैं और उनके खिलाफ हम छानबीन करेंगे। तो आज इतने सालों में पहली बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई है। अब ये पूछताछ किस तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन ये पूछताछ एक ऐसे समय में आ रही है जो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि आज अचानक से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स के लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ क्यों की। क्या ये एक अटेंशन डाइवर्टर है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर कांग्रेस बहुत मुखर होकर बोल रही है, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर मुद्दा हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो। लगातार राहुल गांधी इस पर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये इस मुखरता को एक बार फिर से शांत कराने का कदम है कि आप परिवार के दरवाजे तक पहुंचोगे तो हो सकता है कि पार्टी चुप हो जाए? पार्टी को शांत कराने का एक तरीका है। तो मेरा जो पहला सवाल है कि क्या ये एक अटेंशन डाइवर्टर है? आप जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? अगर आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है तो क्या आज अमित शाह के बेटे जय शाह से भी पूछताछ होगी? वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लोगों ने टाइम टू टाइम इस सवाल को खड़ा किया है जरूर, लेकिन जय शाह से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? वो सवाल राहुल गांधी ने भी खड़े किए थे, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार अभी नहीं कर रही है। तो जो मेरा पूरा मसला है, इज दिस एन अटेंशन डाइवर्टर? क्या हम इसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया चैनल्स में आज ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ की गई। इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अ मीडिया इवेंट कि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा से के दफ्तर में पहुंचकर ईडी और आईटी के ऑफिशियल्स ने उनसे पूछताछ की, उनका बयान दर्ज किया। खाली महज एक बयान दर्ज हुआ है, लेकिन वो एक ऐसी बड़ी खबर उसको बनाकर पेश किया गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रॉबर्ट वाड्रा इज गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की केंद्र सरकार एक उसकी कोशिश है? क्योंकि पहला जैसे मैंने बोला कि जो मूल मुद्दे हैं, क्या उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार? दूसरा ये कि क्या एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? तीसरा ये कि क्या आप विपक्षी पार्टीज को इसी तरीके से चुप करेंगे? चाहे आप उनके पीछे ईडी दौड़ा दीजिए, आप इनकम टैक्स को दौड़ा दीजिए, आप सीबीआई को उनके पीछे रेड डाल दीजिए, तो वो सारे लोग चुप हो जाएंगे जो डिसेंट करते हैं, जो आपकी जो एजेंडाज हैं उनसे आप अग्री नहीं करते हैं। तो आज ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ है, अगर उस मामले में कोई भी हकीकत है, अगर कोई भी तथ्य है, तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए, इससे कोई नाकार नहीं रहा है। लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है तो आज जय शाह से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? और क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, ये अपने आप में सारे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिलहाल विपक्षी पार्टीज को चुप कराने का जो एजेंडा है सरकार का, वो सामने नजर आ रहा है। आज की एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर करिएगा और सत्य हिंदी पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।